तो दोस्तों स्वागत है आपका नए नाइट टॉक के एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमने बहुत सारे कंट्री वाले पॉडकास्ट करे हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स के साथ पॉडकास्ट करे हैं और अलग अलग देशों के बारे में जाना है, वहाँ पे पार्टीज़ कैसे होती है, लाइफस्टाइल कैसा होता है। बट हमारे इंडिया से बहुत लोग हैं जो बाहर जाते हैं। हमने अपने पॉडकास्ट में भी कवर करा है डोंकी रूट और ये सब जो जाते हैं, पर हमने सोचा यार कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, ऐसे मुद्दों के बारे में जाना जाए कि वहाँ अगर किसी को फॉरेन जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसमें भी हमारे देश में क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं। तो आज हमारे साथ हरनीत भाई मौजूद है, हरनीत इमिग्रेशन से। ये हमारे भाई हैं जो इमिग्रेशन का काम संभालते हैं, वीज़ा वर्क करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्क वीज़ाज़ के लिए। तो हमने भाई को इनवाइट करा। हमने कहा भाई ज़रा बताओ यार मार्केट में क्या स्कैम चल रहे हैं, क्या जेन्युइन तरीका है, ताकि हमारी ऑडियंस की हेल्प हो पाए, क्योंकि हमारी बहुत यंग ऑडियंस है भाई और वो लोग भी अभी कुछ स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं या कुछ लोग होंगे जो वर्क वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आज आपसे थोड़ा हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। थैंक यू भाई, आप अपना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए हमारे लिए। तो भाई बताओ यार क्या चल रहा है मार्केट में इमिग्रेशन अभी अगर मेजरली इमिग्रेशन की बात करें तो स्टडी और वर्क इस समय ज़्यादा पीक पर है, क्योंकि विजिट कोविड के बाद से थोड़ा सा ट्रैवल कम हो रहा है क्या अब? काफ़ी कम हो रखा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैवल के मतलब कोविड के बाद अब लोगों को घूमना ही घूमना है, ऐसा चक्कर क्या है, कई कंट्रीज़ में अब विजिट वीज़ा के जैसे बीच में कई कंट्रीज़ तो ऑफ़र भी निकाल रही थी। थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ हो गई, बैंकॉक जैसी कंट्रीज़ हो गई, ये जगहों पे कई जगहों पे ऑफ़र भी निकाल रही थी कि भाई हम इतने टिकट्स फ्री हैं, इतने वीज़ा फ्री हैं। भाई बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, हमने भी उठाया है। हाँ, जाइंट कंपनीज उठाती है, क्योंकि क्या होता है जैसे एक जो बहुत बड़ा जाइंट है वो क्या करता है, अगर ऐसे कुछ ऑफर्स निकलते हैं पहले ही सारे टिकट्स परचेज कर लेता है, पहले ही सारे ऑफर्स परचेज कर लेता है, फिर वो महंगे प्राइजेस में कस्टमर्स को मिलते हैं। और किस कंट्री की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ जाना चाहते हैं लोग? विजिट के पर्पस पे देखो, अगर विजिट के पर्पस पे चाहिए तो मैक्सिमम लोगों को प्रेफर यूरोप होता है, क्योंकि एक शेंगन वीज़ा लगना है, 27 कंट्रीज़ का एक्सेस उसको मिल गया, वो आराम से 27 कंट्रीज घूम सकता है। ऑल दो बाकी कोई जो रीजन है वो ये ऑप्शन नहीं देता। यूरोप एक अकेला ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको ये ऑफर मिलता है कि आप एक विजिट वीज़ा लो और पूरा शेंगन आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हो। भाई थोड़े स्कैम्स की बात करते हैं। अभी हम स्कैम्स की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा। क्या चल रहा है भाई मार्केट में भाई बहुत तरीके के स्कैम्स चल रहे हैं, क्योंकि स्टडी वीज़ाज़ को लेकर के, वर्क वीज़ाज़ को लेकर के बहुत मेजर स्कैम्स हो रहे हैं। फेक जॉब ऑफर लेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फेक वर्क परमिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि फेक वीज़ाज़, जो ई वीज़ाज़ आजकल कॉन्सेप्ट एक आ रखा है कोविड के बाद से कि ई वीज़ाज़ कंट्रीज़ दे रही हैं, उनको लेकर के बहुत बड़ा स्कैम्स चल रहा है। इवन इतने ऐसे स्कैम्स हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर लो, सारा कुछ आप चेक करा लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी जो है वो स्कैम हो जाता है। बट भाई फिर इससे बंदा बचे कैसे? क्योंकि हमने भी अभी ई वीज़ा लगाया है कंट्री का, तो हम लोग तो ई वीज़ा लगा के हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, हम चले गए, हो सकता है हम फंस जाते हैं, तो बंदा बचे कैसे? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, विजिट का हो गया या कोई भी एक ट्रैवल पर्पज़ से वीज़ा हो गया, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उसको जो चेक करते हैं ना, वो अपने आए जाए दोस्तों से वो चेक करते हैं कि भाई यार आप लोग गए थे पहले, आप मेरे को बता दो ये वीज़ा कैसा है कैसा नहीं है, या वो क्यूरा पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे। कोई भी कैंडिडेट इतना एफर्ट नहीं करता कि वो उसको लेजिटिमेसी से चेक कराए, एम्बेसी जाए या उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको चेक करे। एक दिक्कत ये भी है कि मैक्सिमम लोगों को ये तरीका नहीं पता कि वेबसाइट पे कैसे चेक किया जाता है, जबकि हर कंट्री की वेबसाइट ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने वीज़ा को वेरीफाई कर सकते हैं। पर जो फेक ई वीज़ा लगा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ऐसा अप्रोप्रिएट जैसा होता है वैसा ही लगा रहे हैं? बिल्कुल वो इस तरीके से, इतनी सफाई से वो ई वीज़ा बनाते हैं कि आप उसको जितना मर्जी आपकी नज़र तेज हो, आप उसको पहचान नहीं सकते कि वो नकली है। भाई किसी ना क्लाइंट के एग्जांपल से समझते हैं कैसे कैसे केस आपको सुनने में आते हैं थोड़ा अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो विजिट पर्पस पे तो यूजुअली ज़्यादा स्कैम्स नहीं होते। जो स्कैम्स होते हैं वर्क परमिट और स्टडी वीज़ाज़ को लेकर के ज़्यादा होता है, क्योंकि टिकट साइज़ बड़ा है, प्राइजेस ज़्यादा हैं। अगर हम वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट में जो स्कैम्स यूजुअली हो रहे हैं आजकल, फेक ऑफर लेटर्स दिए जा रहे हैं, वो कंपनी वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऑफर लेटर होता क्या है भाई? जॉब ऑफर। आपका एक जैसे कंपनी में मैं आपके पास आया, मैंने आपको किसी भी XYZ को कहा कि भाई मेरे को ना जॉब करनी है बाहर, तो पहले तो रिक्वायरमेंट्स बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। देखो, ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी उसकी चेक की जाती है। जो भी कंसल्टेंट हमारे इंडिया के अंदर वर्क परमिट्स इशू कर सकते हैं या जो वर्क अब्रॉड की जो एक डोमेन है उसको चेक कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, वो कंसल्टेंट्स बहुत लिमिटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं इन सब के पास हमेशा एक डिमांड लेटर होता है।
हर कंपनी का। फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, तो उस कंपनी का डिमांड लेटर मेरे पास होगा, उस गवर्नमेंट से डिमांड लेटर मेरे पास होगा कि उसको किस किस डोमेन में, किस किस प्रोफाइल में कितने कितने बंदे चाहिए, वो क्या सैलरीज दे रही हैं, क्या बेनिफिट्स दे रही हैं, कितने घंटे का काम है, कितना टेन्योर रहेगा वीज़ा का, एक्सटेंडेबल है या नहीं है, ये सारे जो क्लॉजेज हैं ये सब कुछ उसमें मैंशनड होता है। सबसे पहली डिमांड आती है यूजुअली जो मैक्सिमम लोग जाते हैं फूड पैकिंग के काम में, अगर हम ट्रेड वर्कर्स की बात करें, ठीक है, फूड पैकिंग के काम में। और स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो मैक्सिमम लोग स्टोर मैनेजर ये प्रेफर करते हैं कि ग्रोसरी स्टोर में चले गए, वॉलमार्ट में चले गए, यहाँ ये लोग प्रेफर करते हैं। अब स्कैम्स यहाँ पे शुरू होते हैं कि जब आप साइन अप कर लेते हो, साइन अप आपने कर लिया, 10-15 दिन 20 दिन में आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है। अब ऑफर लेटर देखने के में इतना वो जेन्युइन होता है कि आप उसको ये नहीं देख के नहीं पहचान सकते कि यार ये नकली है, ठीक है। आपको एनी हाउ या तो अब आप उस कंपनी को कांटेक्ट करो जिस कंपनी ने आपको वो ऑफर लेटर दिया है। अब यूजुअली ऐसे केसेस में कंपनीज फ़ोन नहीं उठाती, ठीक है, क्योंकि वो कंपनीज भी फेक होती हैं, उनका डोमेन्स, वेबसाइट सब कुछ फेक होता है। अब यहाँ पे बैठे बैठे आप कनाडा का डोमेन भी तो ले सकते हो, आप यूएस का डोमेन भी ले सकते हो, है ना। यहाँ से बैठे बैठे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, वहीं के अपना वीपीएन से उसको चला सकते हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये स्कैम्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ऑफर लेटर वेरीफाई हो जाता है, कुछ केसेस के अंदर जो है कंपनी फ़ोन नहीं उठाती। अब जहाँ पे कंपनीज फ़ोन नहीं उठाती वहाँ पे कंसल्टेंट उनको बोलते हैं कि जी आप थोड़ा वेट करो, जब वर्क परमिट आ जाएगा तो आप दोनों चीज़ें वेरीफाई करा लेना, सारी वो क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे वर्क परमिट आया फिर वो बात वीज़ा पे चली जाती है। वर्क परमिट और ऑफर लेटर में क्या फ़र्क है? देखिए, ऑफर लेटर एक कंपनी आपको दे रही है, ऑफर लेटर जो आपको दे रही है वो एक कंपनी दे रही है, वो एक जॉब ऑफर है जस्ट कि जी हम आपको इस पोजीशन के लिए ये ऑफर कर रहे हैं, इसमें आपकी ये सैलरीज रहेंगी, ये आपका जो यहाँ पर भी लोगों को मिल जाता है, जैसे यूजुअली एक ऑफर लेटर मिलता है उसी तरीके का। वो लगा लो इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने फेक बनवा दिया, बनवा के दे दिया, ठीक है। उसके बाद वर्क परमिट क्या होता है? वर्क परमिट इज बेसिकली एक परमिशन लेटर होता है। वो कौन इशू करता है? मैक्सिमम हमारी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा उनको ये है कि वर्क वीज़ा और वर्क परमिट सेम होता है। हाँ। वर्क वीज़ा और वर्क परमिट कभी सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ आ जाता है कि लोगों को लगता है वर्क परमिट भी सेम है और वीज़ा भी सेम है। वर्क परमिट क्या होता है? एक तरीके का लेटर जो आपको वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के एम्प्लॉयर के कहने पे दे रही है। वो एम्प्लॉयर दिखा रहा है कि जी मुझे इस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट की ज़रूरत है। अब ओवरसीज़ हायरिंग का सबसे मेजर रूल क्या है कि ओवरसीज़ हायरिंग सिर्फ तब हो सकती है जब उस कंपनी को वहाँ पर कोई लोकल सिटीज़न इस प्रोफाइल के लिए ना मिल रहा हो, ठीक है। अब इन जेनरिक अगर हम बात करें, कोई वेयर हाउस वर्कर है, ठीक है, यार कोई बंदा ऐसा है जो स्टोर में काम करना चाहता है, या जो कोई छोटे लेवल पे कोई काम करना चाहता है, ऐसी कोई डिमांड है। अब ऐसी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो कहीं काम नहीं कर रहे, वो लोग ये काम कर सकते हैं। बट वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये जॉब्स को सेल आउट किया जाता है और इनके प्राइजेस अच्छा खासा लाखों में जाते हैं। तो अब जब वर्क परमिट आया, वर्क परमिट इज बेसिकली अ लेटर। वो लेटर वो भी नकली बनता है, वो असली बनता है। कुछ केसेस में देखिए, जो कैंडिडेट असली काम कर रहा है वो आपको ये चीज़ रियल ही देगा, क्योंकि इसमें आगे चल के उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो कंसल्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी रियल वर्क परमिट देखा ही नहीं, वो क्या करते हैं, फेक बनाए थे। जो बेसिकली स्कैम करना है, पैसा लूटना है, वो लोग फेक बनाएंगे। कि अब कई कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर ऐसी हैं, वो क्या करती हैं, जी सर एडवांस हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ ऑफर लेटर के बाद, कुछ वर्क परमिट के बाद, कुछ वीज़ा के बाद ऐसे लेंगे। अब वो अमाउंट छोटा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे ऑफर लेटर पे उन्होंने बोल दिया जी 2 लाख रुपए ऑफर लेटर पे है, 4 लाख रुपए वर्क परमिट पे है, या बाकी 10 लाख रुपए वीज़ा पे हैं, ऐसे। अब उसका सारा कुछ हो गया, उसने सारी पेमेंट यहाँ पे ले ली आपसे, ठीक है ना। अब आप उसने वहाँ जाके आपको कुछ नहीं देना, वहाँ जाके उसको कंपनी मिले या ना मिले वो आपकी सरदर्दी में नहीं आता। भाई थोड़ी ना वहाँ पहुँचने से पहले की बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे को मिला वर्क परमिट और वीज़ा मिल गया, अब मैं यहाँ से एयरपोर्ट पे गया इंडिया के, तो मैं वहाँ से कैसे पास बाय कर दूँ? मेरे पास तो फेक चीज़ें हैं, सारी फेक वीज़ा है, फेक, वहाँ से कैसे निकलता क्या होता है? अब जैसे अब एक बात सोचो, इंडिया में इतने लोग जो स्कैम करके गए हैं, पैसे का लोन ले करके गए हैं। यूजुअली एक नियम है वीज़ा का कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा भी जब आप अप्लाई करते हो ना, तो उसमें भी गवर्नमेंट ये चेक करती है कि आपके जो फंड्स के डॉक्यूमेंट हैं उन पर कोई लोन तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें चेक करती है। लेकिन वो लोग फिर भी बाहर निकल गए ना, और बहुत बड़ी कंट्रीज़ में गए, यूके जैसी कंट्री में। ऐसा भी नहीं है कि किसी छोटी कंट्री में चले गए, वियतनाम चले गए या कहीं चले गए, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब ये स्कैम यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें यहाँ के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं।
ठीक है, यहाँ पर भी 100% कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, तभी तो ये पूरा स्कैम रन हो रहा है, वरना कैसे होगा? गवर्नमेंट चेक करती है यहाँ से। भाई इनफैक्ट वीज़ा मिलने के टाइम भी अगर कोई कंट्री किसी को वीज़ा दे रही है, कोई एम्बेसी वीज़ा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही है, वो तो 2 मिनट में पता लगा लेगी ऑफर लेटर गवर्नमेंट का है कि नहीं। तो वही तो चक्कर है कि लोगों के पास कोई चीज़ आती है, लोग एम्बेसी में जाते ही नहीं ना वेरीफाई कराने, यही तो दिक्कत है। नहीं, बट वीज़ा लेने तो एम्बेसी जाते होंगे। जो वीज़ा ई वीज़ा आ रहा है वो उसको लेने के लिए एम्बेसी जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो तो आपके पास सीधा PDF आएगा। और एजेंट ये बोलता होगा कि आप कहीं मत जाओ, आपके पास वीज़ा बना आएगा, मैं और दिलाऊंगा। मैक्सिमम जो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, ये पंजाब हरियाणा की तरफ, राजस्थान की तरफ, ये जो मेजरली ये एरियाज़ हैं जहाँ पर ये स्कैम्स हो रहे हैं। और ये स्कैम्स में एजेंट ओरिजिनल पासपोर्ट रखता है कैंडिडेट का, स्टैंपिंग वगैरह सब कुछ वो करा के दे रहा है। वो तो फिर फेक कहीं से भी करा दे, वो as तो कहीं it से is भी पूरी- कराएगा, मेजरली ये होता है। तो जब वीज़ा लग गया, सब कुछ लग गया, तो वो एक जो कैंडिडेट कभी बाहर नहीं गया वो कैसे वेरीफाई करेगा कि यार कोई चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं है? एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने कभी ट्रैवल किया हुआ है, जो अच्छा ट्रैवलर है, वो तो चलो देख के बता सकता है एक बार को कि यार फलानी चीज़ नकली है। जिसने कभी ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं किया वो कैसे बताएगा? भाई जो वर्क परमिट लगवाते हैं, आपने बोला वहाँ पे जाके स्टोर मैनेजर बनना है, किसी को XYZ काम करना है, जो अपना स्टडी परमिट या स्टडी वीज़ा लगवाते हैं, जैसे जो कैंडिडेट है उसके माइंड में क्या रहता है कि ये मुझे वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का लेटर एकदम लेजिट दिलवाएगा। यूजुअली क्या होता है, जो स्टडी परमिट का या स्टडी वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कैसे काम होता है? सबसे पहले आपका साइन अप हुआ, आपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंपनी को दे दिए। अब कंपनी आपके लिए यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर निकालेगी, ठीक है? वो ऑफर लेटर आपके ज्वाइनिंग का लेटर होगा कि आपको इस फलानी डेट पे ज्वाइन करना है, ये आपने कोर्स चूज़ किया है, इतना टेन्योर है, इसकी फ़ीस ये है, वगैरह वगैरह, या जो भी बेनिफिट्स वो शो करेगी वो। अब ये जो मेजरली बेनिफिट्स होते हैं, इसमें आपका कई बार होता है, कुछ कंट्रीज़ होती है जो स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, या कई बार ट्यूशन फीस में कुछ वेव्ड ऑफ करती हैं, कई बार हॉस्टल फैसिलिटीज़ देती हैं, ऐसी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑफ़र लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें मेंशन होता है। ऑफ़र लेटर आने के बाद कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी की जो कोर्स की फ़ीस होती है, जो ट्यूशन फीस जिसको हम बोलते हैं, वो पे करनी होती है। अब मैक्सिमम केसेस जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके केस में वो जो फीस है वो सीधा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। वो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट को देगा या किसी और को देगा, वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो स्कैम शुरू होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि कई जगहों पे फेक ये चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ फेक बना दी, कॉलेजेस फेक बना दिए। लेकिन बच्चे को ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं XYZ यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, इसकी बिल्डिंग कैसी दिखती है, इसका प्रीमाइसेस कैसा है, वो सब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। भाई एक कैंडिडेट है जिसने अप्लाई करना है स्टडी वीज़ा के लिए, वो एक कंसल्टेंट के पास गया जो जेन्युइन तरीके से नहीं काम करता, स्कैमर है वो स्कैमर है, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने एक रेप्लिका दिखा दिया वेबसाइट का, ठीक है, एक वेबसाइट का रेप्लिका दिखा दिया। फॉर एग्जांपल कनाडा की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, ठीक है। अब उसने उस वेबसाइट का पूरा एक रेप्लिका बना दिया। अब आपका ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ वो उस पर वेरीफाई कर सकता है। कैंडिडेट वहाँ चला जाएगा, सब कुछ वेरीफाई हो गया उसके पास, वहाँ चला गया, वहाँ जाने के बाद देखता है जी यूनिवर्सिटी में उसको घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे भी स्कैम्स हो रहे हैं। ऐसे केसेस, कुछ केसेस की बात करते हैं भाई, कैसे कैसे लोग आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो मेजरली स्कैम्स होते हैं वर्क परमिट के केस में, कि वीज़ा आने के बाद में वीज़ा आ गया लेकिन टिकट नहीं आई, ये भी होता है कि वीज़ा आ गया लेकिन टिकट नहीं आई। अभी रिसेंटली हमें हमारे एक एजेंट हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक स्कैम क्या हुआ, न्यूजीलैंड को लेकर के कई कैंडिडेट्स थे, कई बच्चे थे जो ऐसे ही 27-28 साल के रहे होंगे। वर्क परमिट के केस के लिए उन्होंने साइन अप करा, पेमेंट दी, 8-9 लाख के केसेस थे, ठीक है। पर केस 8 से 9 लाख रुपए टिकट साइज़ था उनका। एप्लीकेशन ले ली गई, सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर आ गया, वर्क परमिट आ गया, वीज़ा आ गया, सब कुछ आ गया। देन जब वो पहुँचे अपना टिकट के लिए कंपनी के पास, तो उन्होंने बोला कि जी टिकट सीधा हमें एयरपोर्ट पे मिलेगी, हमें हमारा बंदा एयरपोर्ट पे आ जाएगा। वो एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे वो वेट करते रहे, कोई नहीं आया, ठीक है। 4 घंटे हो गए। अब वो करते करते, सुबह की उनकी फ़्लाइट थी, जितना डिले हो रहा था उतना ज़्यादा उनको वो हो रहा था कि यार इतना ज़्यादा डिले होगा तो टिकट निकल जाएगी या फ़्लाइट निकल जाएगी, हम कैसे जाएंगे। ऑल्दो वो 3-4 घंटे पहले पहुँचे थे, लेकिन जिस समय फ़्लाइट निकल गई उस समय उन बच्चों ने उस कंसल्टेंट को पकड़ लिया कि जी अब आप बताओ, ये हमारी फ़्लाइट तो मिस होगी, टिकट कहाँ है वगैरह। वो रेगुलरली उस बंदे के टच में है जिससे वो काम करवा रहा था। अब यूजुअली जो वर्क परमिट के काम होते हैं वो कैसे होते हैं कि जी यहाँ पे एक एजेंट है, उसने किसी और एजेंट को दे रखा है, उसके आगे कोई और एजेंट है, ऐसे ये चीज़ें चलती हैं। अब वो बंदा क्या कर रहा था, जो कंसल्टेंट था, वो अपने किसी एजेंट को फ़ोन करे, वो फ़ोन ना उठाए, बात ना हो, ऐसे इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। बाद में उन कैंडिडेट्स ने उन बंदों को, जो दोनों कंसल्टेंट थे, 2 थे लोग साथ में, उन लोगों को पकड़ के कहीं बैठा लिया होटल रूम वगैरह में,
उनमें से एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं से निकल के भाग गया, ठीक है। जो एक मतलब कंसल्टेंट था वो निकल के भाग गया, फंस गया दूसरा बेचारा, ठीक है। अब वो बंदा हॉस्पिटलाइज है। इतनी मार लगा दी? मार के वो मेंटल स्ट्रेस से इतना वो हो गया, बच्चों ने तो खैर कुछ नहीं किया उसको, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस से इतना वो पागल हो गया। क्योंकि आप सोचो 8-10 लाख रुपए एक बंदे का था, ऐसे 8-10 केसेस थे, 50-55 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट हो गया। अब अगर इतना लोड एक बंदे पे सर पे होगा कि इमीडिएटली उसको वापस करना है, तो मेंटल स्ट्रेस में ये चीज़ें आएंगी, ये दिक्कत है। इसके अलावा मेजरली आजकल जो स्कैम्स चल रहे हैं, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, यूके वाला जो मैं आपको बता रहा था शादी को लेकर के, स्टडी पे लोग बच्चों को भेज दिया, ठीक है। अब कैंडिडेट्स चले गए स्टडी पे, वो वहाँ पे सेटल है, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से अपना पढ़ रहे हैं, कोर्स एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंसल्टेंट्स क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में उनका वीज़ा लगवाया, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई उनको कहीं से डेटा मिल गया कि कौन से कैंडिडेट यूके गए हैं स्टडी वीज़ा पे, ठीक है। उन लोगों के नाम से, उन लोगों की फ़ोटोज़ से उन्होंने एआई के थ्रू वो सारा कुछ बनाया, फैब्रिकेट किया, डॉक्यूमेंटेशन, मैरिज की फ़ोटोज़ बना दी, मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, सब कुछ बना दिया, और 15-15 लाख रुपए में लड़कियों को, लड़कों को स्पॉन्सर पे बना करके भेज दिया। वहाँ जो बच्चे, उनको पता ही नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है, उन्हें कोई अवेयरनेस नहीं है। ये क्या रूल है कंट्री का, थोड़ा वो भी बताओ ताकि। यूके देखो, मैक्सिमम कंट्रीज जो अपने ये वाले हिस्से में आ जाती हैं, यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको स्पाउस स्पॉन्सरशिप वीज़ा ऑफर करती हैं। बट भाई ये स्टडी वीज़ा पर भी है स्पाउस वाला? हाँ, स्टडी पे रहता है, वर्क परमिट पे रहता है। कनाडा के अंदर इसको ओपन वर्क परमिट बोलते हैं, कि अगर आपका स्पाउस वहाँ पर है तो आप उसके साथ जो है जा सकते हो, उसके बेस पे आप जा सकते हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो, आप जा सकते हो। पर ये कुछ टाइम के लिए ही मिलता होगा ना? नहीं, बेसिकली ये वीज़ा तब तक वैलिड होता है जब तक आपके स्पाउस का वीज़ा वैलिड है। अच्छा। हाँ, मान लो अगर उसका 3 साल का वीज़ा है, 3 साल के कोर्स का है, तो इस जो बच्चा यहाँ से गया है शादी करके, वो उसका वीज़ा भी 3 साल के लिए वैलिड है। और ये पर्पस क्या होता है भाई, जो जैसे कोई जा भी रहा है, चलो ऐसे तरीके से जा रहा है, बट वो स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे है और 3 साल का उसका टाइम है, तो उसको वहाँ पे वो वहाँ पे जॉब करने जा रहा है या हाँ, जॉब करने, देखो चक्कर क्या है, और वहाँ जाके वो इलीगली बस जाता है वहाँ पे? नहीं, इलीगल क्यों होगा? देखो, जो बंदा स्पॉन्सर पे गया है, ठीक है, वो लीगल तरीके से वीज़ा लेके गया है, ठीक है। ऑल्दो उसका जो शादी का जो सिलसिला है वो फेक है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन शादी के लिए बनाए गए हैं वो फेक है, लेकिन जो उसका वीज़ा वो असली है, जो उसका परमिट है वो असली है, वो लीगली लायबल है उस कंट्री में जाके काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। स्पाउस स्पॉन्सरशिप वीज़ा आपको ये ऑफर देता है, काम कर सकते हो आप, काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कैंडिडेट वहाँ जाके अपना जॉब भी ज्वाइन कर लेगी, काम भी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसको फिर अपना एक अलग से खुद का भी तो एक वीज़ा मिल सकता है अगर उसने इतना कोई अच्छी जॉब कर ली, या खुद के वीज़ा में दिक्कत आ रही होती है, तभी लोग ये वाला ऑप्शन लेते हैं। नहीं, वहाँ पे अगर वो लेजिट वीज़ा लेकर ये फेक मैरिज करके वहाँ पहुँच गया अगर पार्टनर, फिर वहाँ पे अगर वो कोई जॉब करता है, उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, तो उसका भी तो अपना वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत कहाँ आएगी कि मान लो स्पाउस स्पॉन्सरशिप पे केस है, 2 साल उसने काम कर लिया, जब तक उसके स्पाउस का वैलिड है, 2 साल उसने काम कर लिया, 2 साल के बाद वो एक्सटेंड के लिए जाती है, ठीक है। तो एनी हाउ उसको उसके हस्बैंड के साथ मिलना पड़ेगा। अब हस्बैंड तो उसको खुद को नहीं पता कहाँ है, तो उस केस में मिले वापस भेज देते हैं आपको? उस केस में वापस भेज देते हैं, या कुछ लोग हैं जो इलीगली रहने लग जाते हैं, या वहाँ के जो लोकल लॉयर्स हैं वो इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं, या कुछ जुगाड़बाजी बिठा देते हैं कि चलो आप सेटल हो जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि मेजरली ये स्कैम दिल्ली एनसीआर में अभी ज़्यादा सुनने क्या रेट चल रहा है भाई इस स्कैम का? मिनिमम 15 लाख। अच्छा, कि 15-15 लाख रुपए लड़कियों के पेरेंट्स, लड़कों के पेरेंट्स दे रहे हैं, जो कि भाई आप हमारे बच्चे को यूके भेज दो, क्योंकि कनाडा के अंदर जॉब्स इस समय नहीं है बिल्कुल भी। यूके में है? यूके में है, अवेलेबिलिटी है, कनाडा में इस समय ना के बराबर जॉब। और किस देश में सबसे ज़्यादा जॉब के स्कैम चल रहे हैं भाई? यूरोप। यूरोप में? यूरोप का सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है भाई वहाँ पर? यूरोप के अंदर क्या होता है कि देखो, कंट्रीज एक तो बहुत सारी हैं पूरे यूरोप में, अगर हम बात करें 27 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अब यूरोप में कहाँ स्कैम्स शुरू हो जाते हैं? डे 1 से आपका ऑफर लेटर आया, ठीक है, आपका ऑफर लेटर नकली हो सकता है, कैंडिडेट ने कुछ पेमेंट पहले कर दी, कुछ पेमेंट ऑफर लेटर के बाद कर दी, उसके बाद कंसल्टेंट गायब, ऑफर लेटर वाली स्टेज पे ही गायब हो। ऑफर लेटर वाली स्टेज पे गायब। कुछ होते हैं जो ये करते हैं कि जी उनका मेजर अमाउंट जो है वर्क परमिट पे आना है, तो वर्क परमिट पे लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसे भी सिनेरियोज चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो पहुँच के पता चलते हैं? पहुंच के पता चलते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं कि आपको यहाँ से सारा कुछ हो गया, ऑफर लेटर आ गया, वर्क परमिट आ गया, वीज़ा आ गया, यहाँ से आपको सारी क्लैरिटी हो गई, टिकट भी आपको कंपनी ने करके दे दी, आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाने के बाद में आप देखते हो कि जी आपका वीज़ा नकली है, वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको बोलती है जी आपका डॉक्यूमेंट है वो नकली है,
आप पता नहीं हमें यहाँ पे आप कैसे आए हो। भाई वो कंट्री जिम्मेदारी क्यों लेगी? हो सकता है आप डोंकी के रास्ते आए हो सकता है आप किसी इलीगल तरीके से आए हो, आप ताबूत में बंद होके आए हो, बहुत सारे तो इसके तरीके। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उनको क्या करना? कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि या तो वो पेनल्टी भरेंगे या फिर डिपोटेशन का स्टैंप लगाएंगे या जेल जाएंगे। पेनल्टी कितनी भरनी पड़ती है? कम से कम 12-13 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। और जेल में एक बार चले गए फिर एक बार जेल में चले गए या एक बार भी डिपोटेशन का स्टैंप लग गया तो जिंदगी भर वो बाहर कहीं नहीं जा सकते। उनके चांसेस मुश्किल से 0.1% है बाहर जाने तो इससे बेटर वो रूट डंकी रूट है। के। नहीं, डंकी रूट बेटर नहीं है। डंकी रूट में खतरा बहुत ज़्यादा है। डंकी की अगर जहाँ तक बात करें, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं बट उनका स्टडी परमिट किसी कारण से नहीं आ पाता, हो सकता है वो लैंग्वेज बैरियर हो या हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए वो सिलेक्ट ना हुए हों, इंटरव्यू के अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया गया हो, 50 रीजन्स है, ठीक है। अगर ऐसे सिनेरियोज हैं, ऐसे सिनेरियोज के बेस पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर पंजाब हरियाणा ये वाले जो बेल्ट हैं ये फिर बोलती है कि आप डंकी का रूट ले लो। अब क्यों? क्योंकि पंजाब में कई सारे ऐसे लोग हैं जो डंकी के रास्ते जाके सक्सेसफुली सेटल हुए हैं। ऐसा भी है कि बिल्कुल ये नहीं है कि डंकी के रास्ते जाकर के कोई सेटल नहीं हुआ। बहुत लोग हैं पंजाब हरियाणा में जो सक्सेसफुली यूएस पहुँचे हैं, ठीक है। उनका एग्जाम्पल दे करके वो लोग ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई गांव, एक गांव है जिसके अंदर लेट सपोज 20,000 लोग हैं, ठीक है। अब पंजाब में तो हर घर में है कि भाई बाहर जाना है बच्चे को, है ना। अब 20,000 घरों में मान लो अपने को लमसम 100-200 बच्चे भी मिल गए कि चलो हाँ अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब वो 20,000 घरों के हिसाब से अगर देखें 100-200 बच्चे अप्लाई करते हैं, वो 100-200 बच्चों में अगर 20-25 रिजेक्ट भी हो गए, बाकी सब लोगों को यही होगा कि यार हमें डोंकी से जाना है, या बाकी सब चलो ओरिजिनल चले गए तो ये 20-25 को होगा कि हमें डोंकी से जाना है। क्योंकि चाह सबकी है कि जाना तो है ही, ऐसा नहीं है कि वो अपना मतलब ये जो ड्रीम है वो सेक्रीफाइस करने को वो तैयार नहीं है। और टेक्निकली अगर देखा जाए इसी का वो कंसल्टेंट वहाँ के जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आजकल तो रीलें भी आ रही हैं कि लोग गेट क्रॉस कर रहे हैं और रीलों में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम अंदर भाई जा रहे हैं। बकायदा बता फैशन रहे हैं, बन हमारा गया, काम इस फैशन। बंदे ने कराया, पेपर बिल्कुल ठीक है, हम डोंकी लगा के मैंने पहुंच खुद गए। अभी कुछ दिन पहले इस तरीके की एक रील देखी कि मैक्सिको बॉर्डर पे वो दीवार पार करते हुए लोग वीडियो बना रहे हैं। एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है जिनका पर्टिकुलर चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने अपना पूरी जर्नी कवर करी है उसमें, ठीक है। लेकिन हम यही है ना कि अगर ये 2-4 लोग सही से पहुंच गए, 10 लोग सही से पहुंच गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रास्ता बिल्कुल भाई सही से तो कोई नहीं पहुंचता, वो भी ऐसी तैसी करवा। उसमें उस रास्ते में जो लोग सही से पहुंचे भी हैं वो लोग भी ये बताते हैं कि हमें रास्ते में कई ऐसी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, कई ऐसे स्केलेटन्स मिलते हैं रास्ते में देखने को, ठीक है। बहुत जगहों पे खतरा बहुत सारा होता है, ठीक है, कि भाई आपको माफिया ने घेर लिया, अब आपको लूटपाट हो गई, कुछ हो गई, पासपोर्ट तो आपका फाड़ देते हैं वो असाइलम किससे भाई पहले। कोई जानवर है नदी में गिर कुछ गए, है हो नदी गया। में। अब नदी की जहाँ तक बात करें, एक बोट है जिसकी कैपेसिटी 5-7 बंदों की है, उसमें 20-25 बिठाए थे, बोट डूब जाती है। अब जो वहाँ पर ट्रेन है जिसको सारे शॉर्टकट पता है, वो तो जंगल के रास्ते से कहीं से भी निकल जाएगा, उसको थोड़ा ना लेना देना आपसे, उसकी पेमेंट तो उसको मिल चुकी है, डोंकर जो है उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जियो ना जियो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उस बोट में ओवरलोड करेगा, आप गिरो या सही से पहुँचो, उससे कोई मतलब नहीं। भाई पोर्चुगल बहुत लोग जा रहे हैं, वहाँ का क्या सीन है? पोर्चुगल इजीली अप्लाई हो जाता है, लेकिन अभी हम इजीली अप्लाई मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही है वहाँ से? रिक्वायरमेंट ये एक जो ट्रेड वर्कर्स की प्रोफाइल है, जैसे वेयर हाउस वर्कर्स हैं, अपना फूड पैकिंग के लिए लोग हैं, इस तरीके की वैकेंसीज वहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि एक वो देश वैसा है, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स हमेशा सबसे ज़्यादा रहती हैं और वीज़ाज आसानी से मिल जाते हैं। भाई लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे ऐसे देशों की अगर सही तरीके से कोई जाए तो क्या खर्चा आता है वर्सेस जो स्कैमर्स है वो कितना खर्चा ले लेते हैं? देखो यूजुअली अगर हम एक वर्क परमिट की बात करें, वर्क परमिट ऐसा नहीं होता कि आप लिंक्डइन पे आपने जॉब सर्च करी और आपको मिल गई और वीज़ा आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा केस निकलता है 1000-2000 में से कि जिसने कोई कैंडिडेट ऐसा होता है कि जिसने खुद सर्च किया, खुद सारा कुछ अप्लाई करा, उसके बेस पे वो चला गया, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब उसके अलावा जो कंसल्टेंट्स के पास होता है, यूजुअली पुर्तगाल के लिए 5-6 लाख 7 लाख ये चार्ज होता है। ये लीगली अगर आपको ये लीगली मतलब आपकी एक लेजिट जॉब है, आपकी एक लेजिट सैलरी है, उसमें आपका अकोमोडेशन है, उसमें आपका फूड है, उसमें आपका एयर टिकट्स है, सब कुछ उसके अंदर है। भाई लेकिन डोंकी रूट वाले के अलावा तो जितने भी एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट है, ये अपने आपको स्कैमर थोड़ी बताते होंगे, वो तो उनको ये कहते होंगे हम तो स्कैमर legit तो तरीके कोई से नहीं ले बताएगा जाएगा ना। डंकी वाले रूट के अलावा जो लोग करते हैं वो तो मैक्सिमम केसेस में ना दीपक भाई कंसल्टेंट्स ये बताते ही नहीं है कि हम आपको डंकी से भेज रहे हैं। अच्छा
मैक्सिमम केसेस के अंदर वो आपको बोलेंगे कि जी हम आपको सेफली पहुंचा देंगे, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसी चाह रखते हैं कि भाई हमें बाहर जाना ही जाना है, एट एनी कॉस्ट हमें बाहर जाना ही जाना है, उनको रूट का मतलब नहीं होता। उनको होता है भाई तू पैसे पकड़ जितने चाहिए तो हमें भेज दे। पंजाब में किसान अपने घर बेच के जा रहे हैं, खेत बेच के जा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। भाई आप बता रहे थे आपके पास तो कुछ पेरेंट्स आए थे, रो रहे थे अपने बच्चों। ये सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। ये पिछले 4-1 महीने पहले का सिनेरियो है। 4-5 पेरेंट्स थे जो हमारे ऑफिस पे आए और लिटरली मुझे बिल्कुल रोने की आवाज़ आ रही। मैं मेरे कैबिन में था तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन है बाहर, पता नहीं कुछ शायद कोई अनहोनी ना हो गई हो, कुछ हो गया हो। मैं जैसे उठ के बाहर गया तो देखा कि 4-5 पेरेंट्स हैं, बहुत बुजुर्ग लोग, पंजाब हरियाणा से लोग आए हुए हैं और वो आके लिटरली रो रहे हैं। जो उनको बैठाया, हमने बात की उनसे, उन्होंने बताया सर हमें 55 लाख रुपए लेकर के हमसे किसी कंसल्टेंट ने डोंकी के रास्ते हमारे बच्चों को भेजा है। 4-5 बच्चे थे, 2 सगे भाई थे उनमें, जिनमें एक बच्चे की एज 19-20 साल थी और एक बच्चा जो था वो बिल्कुल अंडर एज, सब 15 साल का था। अब उन्होंने डोंकी के रास्ते उनको भेज दिया और 4-6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं उनको पता लगाने की। ये मेरे पास ये केस 4 महीने पहले मेरे पास आया, उससे पहले 4-5 महीने उनको हो चुके हैं ये सब ढूंढते हुए कि बच्चों का पास चल रहा है। मतलब इट्स बिन 9-10 मंथ्स कि वो बच्चों का पता नहीं लगा पाए कि बच्चे कहाँ हैं। पेरेंट्स अवेयर थे कि वो डोंकी के थ्रू जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स अवेयर थे कि डोंकी के थ्रू जा रहे हैं। पेरेंट्स ने उस कंसल्टेंट पे भरोसा करके वो कर कि भाई तूने हमारे इतने लोग यहाँ इस गांव के भेजे हैं तो इनको भी भेज दे, ऐसा सिनेरियो। पर इस केस में तो भाई पेरेंट्स की भी गलती है कि पेरेंट्स की गलती है, लेकिन चक्कर क्या होता है ना, ये अगर हम ऐसे बात करें, बच्चे थोड़ा सा मजबूर कर देते हैं पेरेंट्स को, और कोई रीज़न नहीं है भाई। और इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बहुत डिमांड रहती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड डिमांड रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वीज़ा इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। अभी अगर हम बात करें स्टडी परमिट की, तो स्टडी में पंजाब हरियाणा तो पूरा उन्होंने वो कर रखा है, बिल्कुल बॉयकॉट तरीके से किया हुआ है। स्कैम्स इतने ज़्यादा हैं इसलिए, मतलब फेक वीज़ा, फेक परमिट्स, सब बना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पंजाब हरियाणा के पासपोर्ट्स लेना ही बंद कर दिया स्टडी वीज़ा के लिए। वर्क के लिए तो चलो एक बार को ले रहे हैं, लेकिन स्टडी के लिए नहीं ले रहे। पर न्यूजीलैंड की तो फिर भी कम डिमांड है, वो भी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि चक्कर क्या है, न्यूजीलैंड की सारी चीज़ें ना ऑनलाइन है। मतलब आप अपना एक चीज़ को, अपने ऑफर लेटर को, एक वीज़ा को, अपना विजिट वीज़ा तक आप न्यूजीलैंड को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। तो आप बता रहे थे केस उसका भी आया था, ज़रा उसके बारे में बताओ क्या हुआ था। न्यूजीलैंड में क्या था कि केसेस साइन अप हुए, साइन अप होने के बाद में उनको ऑफर लेटर मिल गया, उनको वीज़ा मिल गया, सब कुछ उनका आ गया, ठीक है। वो लोग वहाँ जानने के बाद में देखते हैं कि भाई इमिग्रेशन ने उनको पार कर दिया, वीज़ा असली था, सब कुछ असली था, पार कर दिया। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कंपनी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही, खाली लैंड है वो जगह, जिस जगह का एड्रेस उनको दिया गया था। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 4-5 सिनेरियोज़ होते हैं वर्क परमिट में जो फेक तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है, आपका ऑफर लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा, ये सब कुछ नकली है, ठीक है। आपको यहीं पे रोक लिया, इंडिया के इमिग्रेशन पे ही रोक लिया, ठीक है, क्योंकि आपने वीज़ा के बाद पैसे दे दिए उसको, कैंडिडेट को, कंसल्टेंट को, वहाँ पे उसका पार्ट क्लियर है, ठीक है। वो एट द एंड बोल सकता है कि जी मैंने आपको वीज़ा दिया, आपने वेरीफाई नहीं करा, आपकी गलती है, उसको उसकी पेमेंट मिल गई। सेकंड सिनेरियो कहाँ आता है कि जी आपको ऑफर लेटर मिल गया, वर्क परमिट मिल गया, वीज़ा मिल गया, तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, आप वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने रोक लिया कि जी आपका ये चीज़ें नकली है, उसमें वो पेनल्टी और आपका डिपोर्टेशन का सीन आ गया। तीसरे सिनेरियो के अंदर सब कुछ हो गया, आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे आपको कंपनी नहीं मिलती। चौथा सिनेरियो, सब कुछ आ गया, वीज़ा आ गया, सब कुछ आ गया, आपने वेरीफाई करा लिया A to Z, यहाँ से भी वेरीफाई हो गए, वहाँ से भी वेरीफाई हो गए, कंपनी भी है, ठीक है, कंपनी भी है, आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई है उस कंपनी में, आप उस कंपनी के पेरोल पे भी हो, अब भी स्कैम हो सकता है, अब भी स्कैम है, अभी आपको उसके पेरोल पे भी हो, आपको सैलरी भी मिल रही है, ठीक है, लेकिन सैलरी कैसे मिल रही है जी, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, अब वो सैलरी आप कैश में निकाल के कंपनी को वापस करो और आप कैश में कहीं और काम करो। ये भी एक स्कैम चल रहा है। और जो कहीं और काम करेंगे वो तो फिर एक पार्ट टाइम जॉब वाला काम होगा, वो पार्ट टाइम करे, अब कैश में है, चाहे वो कॉफी शॉप में काम करे, चाहे टिम होटल्स में काम करे, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होती है कि जो सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है उसका टैक्स उसको पे करना है, तो वहाँ एक लायबिलिटी तगड़ी चूता कटिंग सैलरी है, वापस उसे दे दो अपने वापस उसको दे दो कि मैंने ये भी यहाँ बुला दिया अपना देख। भाई आप एक और चीज़ बता रहे थे, जो इलीगल तरीके से डोंकी रूट से जा रहे हैं तो वो फॉरेन कंट्रीज में उन लोग को किसी वॉर का हिस्सा बना दे रहे हैं। वो ये राजस्थान में सीकर ज़िले में ऐसा हुआ है कि इजराइल के नाम पर में काफ़ी लोग गए, बसें भर भर के लोग जा रहे हैं,
ठीक है, मतलब कंसल्टेंट्स उनको बोल रहे हैं कि जी आपकी फ़्लाइट यहाँ से है, वहाँ से है, आपको इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल भेज रहे हैं आपको। इजराइल के नाम पे उनको लेकर के गए, बीच में रूट चेंज किया, ठीक है, और उनको रशिया और यूक्रेन वाला जो युद्ध है उसके अंदर शामिल करवा दिया। अच्छा। और इसकी बाकायदा एक न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट आई है कि ऐसा हुआ है, और इस पे सीबीआई ने तक एक्शन लिया है, ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ा है। पर ये तो सिर्फ जो वैसे वर्कर्स होते हैं, बिल्कुल ही लेबर वाले, ये वर्कर्स के उनको- साथ ही हो रहा है। उन्हीं को भेजते होंगे। हाँ, ये वर्क इसमें लेबर वाले भी इन्वॉल्व है। चक्कर क्या है, जो बिल्कुल ऐसे हैं जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, वो इतना पैसा स्पेंड नहीं कर पाते। यहाँ पे एक वो आ जाता है ना, एक कि मिडिल क्लास में भी 3 क्लास होती है, ये मीडियम क्लास वाले लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं। ये तो बहुत ही बेकार और घटिया फ्रॉड भाई। हाँ, अब ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही, इसलिए ही ये चीज़ें ना अब इमिग्रेशन को लेकर के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, अलग अलग तरीके के नए नए, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया फ्रॉड आ जाता है भाई मार्केट में। इसीलिए मेरे ख्याल से इंडियन पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा रोक टोक के साथ देखा जाता है। ट्रैवलिंग में भी अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करने भी जाओगे ना, तो इंडिया पासपोर्ट पे कई जगहों पे ऑब्जेक्शंस उठेंगे, कई जगहों पे आपकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी। भाई हम गए थे वियतनाम, और हमारे एक फ्रेंड है, उसको ही पकड़ लिया था उन्होंने कि भाई लाओ और वियतनाम कंट्री क्या है देखा जाए तो इंडिया छोटी क्या सी है। कंट्री है। फिर वो भी इतना सोच रहा था, हमें लगा तो कुछ ज्यादा ही है। ये चीज़ है, और ये चीज़ें इन्हीं रीजंस की वजह से है, क्योंकि स्कैम्स और फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। सामने वाली गवर्नमेंट भी मजबूर है, वो भी क्या करे, अगर वेरिफिकेशन नहीं करेगी तो उनकी कंट्री खराब होगी। भाई आप ये भी बता रहे थे कि इमिग्रेंट्स ने हैकर्स बिठा रखे हैं, वो क्या केस है वो बताओ जरा। कई कंसल्टेंट्स ऐसे हमारे को सुनने में आए हैं जो बेंगलोर के तरफ के हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, कनाडा या न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ वो बेच रहे हैं, और सब कुछ ऑफिशियल साइट पे वो वेरीफाई करा के दे रहे हैं। ठीक है, जितना केस स्टडी हमने देखी है, मैं आपको ऑफ कैमरा डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स तक हमने हमारे पास जब आए हैं, पहली नज़र में हम लोग भी धोखा खा गए कि असली नकली है, क्योंकि वो इतनी सफाई से बनाए गए। कनाडा के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है LMI, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है अपने इंडिया के अंदर। अगर हम कनाडा जॉब की बात करें, LMIA के नाम पे सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। अब ये डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है कि वो कंट्री अगर ओवरसीज़ हायरिंग करेगी, तो उस कंपनी को, जो कंपनी हायर कर रही है आपको, उस कंपनी को ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से लेना होगा। ये डॉक्यूमेंट शो करता है कि जी आपकी जो जॉब है वो वहाँ के किसी सिटीज़न को, किसी PR होल्डर की जॉब को इम्पैक्ट नहीं कर रही। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कंपनी जो है कंपनी को मिलता है, कंपनी आपको देती है, मैंडेटरी चीज़ है। ठीक है जी। अब इसके नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, नकली आ गए, ठीक है, और असली भी आ गए। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि कनाडा में असली दे दिए, ठीक है जी, असली LMIA है, सब कुछ है, लेकिन वो LMIA परचेज्ड है। कल को आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाने के बाद आपको रीच आपकी हो गई, अब आप काम नहीं कर रहे, आपके पास वर्क परमिट है लीगली काम करने का, ठीक है, लेकिन आपके पास जॉब नहीं है। ऐसे भी सीन हो रहे हैं कि आपको वर्क परमिट दे दिया जॉब के नाम पे, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन आप उस कंट्री में जॉब तो कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटली आपके पास जॉब नहीं है, आपको खुद ढूंढनी है। अब उस खुद ढूंढने में आप अपना पैसा खर्च करो। और हैकर्स वाला क्या सीन था भाई? हैकर्स वाला बेसिकली क्या है, बेंगलोर वगैरह की तरफ में ये कनाडा और न्यूजीलैंड का लेकर के जो स्कैम्स चल रहे हैं ना, इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी वेबसाइट को रेप्लिका किया हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपने तरफ से अपने सिस्टम पे आपको वेरीफाई करा के देगा, इवन आपको पूरी वेबसाइट दे देंगे। हाँ, वो बिल्कुल सेम दिखती हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कनाडा की एक साइट है canada.gc.ca, ठीक है, अब उन्होंने gc.ca में GCC कर दिया, तो इतनी नज़र किसी की नहीं पड़ने वाली है ना। तो वो ऐसे सिनेरियोज चल रहे हैं। पर भाई लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या वहाँ जाके जब पहुँचते हैं, तो वो क्लियरेंस कैसे मिल जाती है आदमी को? देखो, यूजुअली वर्क परमिट्स कोविड के बाद से जो आ रहे हैं ना, वो सारे वीज़ाज आ रहे हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट पे भी मैं आपको बताऊं, जो कैंडिडेट्स या जो कंसल्टेंट ये सब काम कर रहे हैं, वो कोई कम चार्ज नहीं करे। 25-25, 30 लाख रुपए कनाडा वर्क वीज़ा का चार्ज होता है। तो वो 25-30 लाख में जो अंदर चेक कर रहा है उसको भी 100% जा रहे होंगे। अच्छा, ये भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको नहीं जा रहे होंगे, या ऐसा भी नहीं है कि कोई सिर्फ सारे पैसे वही रख रहा होगा। वो आगे कंपनी को भी दे रहा होगा, वो आगे किसी लॉयर से काम करवा रहा होगा, उसको भी दे रहा होगा, वो यहाँ से क्लियरेंस करने वाले को भी दे रहा होगा। अब आप खुद एक इन जनरल एक बात सोचो, विजिट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे ऐसे लोग जो इंग्लिश ढंग से बोल नहीं सकते, या 2-4 वर्ड भी इंग्लिश के नहीं बोल सकते, वो लोग भी वर्क वीज़ा पे बाहर जा रहे हैं, और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ इंटरव्यू नहीं ले रही होंगी। स्टडी वीज़ा पे जो लोग बाहर जा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा। जब वो इंटरव्यू क्लियर करे के वहाँ जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? कोई ना कोई जुगाड़बाजी तो होगी। भाई अब ना एक क्वेश्चन राइज होता है कि कोई भी नहीं चाहेगा यार मैं स्कैमर के हत्थे पढ़ूं, कोई कैंडिडेट या कोई भी जो बाहर जा रहा हो, तो वो लोग कैसे करें कि यार आप ऑथेंटिक हो या आप ऑथेंटिक हो, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपसे इस तरीके से मांग रहा है कि जी आप इतना एडवांस दो, इतना ऑफर लेटर पे दो, इतना वर्क परमिट पे दो, इतना वीज़ा के बाद दो,
ये इस पे साइन अप मत करो, क्योंकि आपका सारा पैसा यहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, आप ऐसे साइन अप करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ हमारी क्या पॉलिसी है, हम एडवांस लेते हैं। ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट हम एडवांस में लेते हैं। एडवांस लेने के बाद में जब कैंडिडेट का काम हो जाता है, ठीक है, कैंडिडेट वहाँ जाए, आराम से अपना ज्वाइन करे कंपनी को, 6-8 महीने काम करे, सेटल हो जाए, वो उसको लगता है कि भाई हाँ मैं सेटल हूँ, मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ, कंट्री अच्छी है, सूटेबल है मेरे लिए, उसके बाद वो हमें धीरे धीरे करके पे करता रहे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो चारों स्कैम्स थे कि भाई वीज़ा नकली हो सकता है, इमिग्रेशन लेके वापस ये करो, सारी चीज़ें कवर हो गई। अब उसको सारी चीज़ों का डर नहीं है। इवन 5वां स्कैम जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसा था, सब कुछ हो गया, आपको कंपनी ने जॉब पे भी रख लिया, आप 1-2 महीने कंपनी में जॉब करें, दूसरे महीने कंपनी ने आपको निकाल दिया। और अब आपका वीज़ा 2 साल के लिए वैलिड है, दूसरे महीने आपको कंपनी ने निकाल दिया। अब आप क्या करोगे, आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब जॉब वहाँ पे ढूंढोगे, ट्रैवल करोगे, उसका एक्सपेंस आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि चलो 2 महीने तो आपको जिस कंपनी ने स्टार्टिंग में जॉब दी वो आपका अकोमोडेशन देख रही है, लेकिन जब उसने आपको निकाल दिया तो ना आपके सर पे कोई छत है, ना आपके खाने का ठिकाना है, ना आपका कोई रहने का ठिकाना है। अब आपको खुद सब कुछ मैनेज करना है, खुद जॉब ढूंढनी है, खुद घर ढूंढना है, खुद खाना है, उसमें अपना एक्सपेंस खर्च करो। भाई बहुत सारे लोग आजकल इंस्टा पे भी सीधा ही बता देते हैं, हाँ जी इतनी जॉब निकली है, इतने ये प्रोफाइल है इंस्टा पेजेस पे, और क्या वेरीफाई करना चाहिए ज़रा ये भी शुभम भाई, ये सबसे बड़ा स्कैम यही है टेक्निकली अगर देखें तो, क्योंकि इंस्टा पे या अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं वो ऑथराइज है ही नहीं ये काम करने के लिए। ऑल्दो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और वो बाकायदा डिस्क्लेमर डाल रहे हैं इससे पहले कि भाई हम लोग जो है ऑथराइज नहीं है, तो आप हमारी बात को आपको सीरियस लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं, और उनकी बात मान के भी कई लोग फंसे हैं, ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे मेरे पास कैंडिडेट्स आए हैं जो इंस्टा पे लोगों की बात मान करके अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट फंसा के बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई तो क्या वेरीफाई करना चाहिए आम जनता को सबसे पहले? Basically- जैसे अगर मैं सपोज मैं एक लेमैन हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मेरी ना बाहर नौकरी लगवा दो, और आप मतलब मेरे को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? कोई कंट्रीज ऐसी हैं जो लेजिट होती हैं या कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं, क्या क्या सबसे ज़्यादा जेन्युइन चीज़ है? कंट्रीज सारे लेजिट है। अच्छा, कंट्रीज में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री अच्छी है कोई कंट्री बुरी है, और ऐसा कुछ मुझे नहीं है। आपके पास आके डिमांड लेटर भी चेक करना चाहिए आपका कि आपके पास वो अथॉरिटी बिल्कुल है कि बिल्कुल, नहीं? देखो ये मैं आपको बताऊं, कई कंपनीज होती हैं जो डिमांड लेटर देती हैं, कई कंपनीज होती है जो डिमांड लेटर नहीं देती। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं हायरिंग कर रहा हूँ फलानी एक कंपनी के लिए, उसने मेरे को डिमांड लेटर दिया हुआ है कि उसको इतने बंदे चाहिए, अगर वो हायरिंग बल्क में कर रहा है, डिमांड लेटर यूजुअली जो आता है वो बल्क हायरिंग्स में आता है कि उनको 100 बंदे चाहिए, 200 बंदे चाहिए, लेकिन इनमें मोस्टली जो प्रोफाइल इन्वॉल्व होती है वो कंस्ट्रक्शन की हो गई, लेबर्स की हो गई, वेल्डर्स की हो गई, इस तरीके की प्रोफाइल ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जो थोड़े से इस तरीके के हो गए मैनेजर लेवल के, सुपरवाइज़र लेवल के, इनमें यूजुअली डिमांड लेटर नहीं आता। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो देती हैं, यूरोप के कुछ कंपनीज़ हैं जो देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं किसी रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ बाहर काम कर रहा हूँ, वो कंपनी के ऊपर है, वो कंपनी के पास अगर डिमांड लेटर आएगा तो वो हमें देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी। मेन आपको क्या देखना है कि अगर बीइंग अ कैंडिडेट, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो मैं कैंडिडेट हूं, मैं किसी कंसल्टेंट के पास जा रहा हूं, तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं ये चेक करूं कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है अगर मेरा काम नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, और जो वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो रिजेक्शन होगा तो वो मेरे पासपोर्ट पर स्टैंपिंग लगेगी, क्योंकि अगर एक बार आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप है तो कई कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा नहीं देंगी, ये भी सिनेरियो है। तीसरा क्या आ जाता है कि पेमेंट्स मोड क्या है, पेमेंट किस तरीके से हो रही है। ठीक है, चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। कई कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर ऐसी हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं जो आप अवेलेबल करा ही नहीं सकते। वो आपको बोलेंगे जी आप आ रहे हो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें 20 लाख रुपए कम से कम हो। अब बंदे के पास 20 लाख रुपए को बाहर करने क्या जाएगा? सिंपल सी बात है, जो बंदा एक वेयर हाउस सुपरवाइजर के तौर पे जा रहा है कि जी 50-60 हज़ार लाख रुपए कमाने जा रहा है, वो बंदे के अकाउंट में 20-25 लाख रुपए को तो बाहर क्या करने जाएगा? सही बात। बाहर वही बंदा जा रहा है जिसको भाई अपना पैसा बनाना है या जिसको थोड़ा सा अच्छा सेटल होना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, वही जा रहा है। एक ज़रूरतमंद आदमी जा रहा है जिसके पास इतना बैंक बैलेंस है वो बाहर नहीं जाता। सही बात है ना। अब एक मिडिल क्लास आदमी है जो अप्लाई कर रहा है और जो अपना एक इस कैटेगरी में जा रहा है कि मैं वेयर हाउस में चला जाऊँ या मैं स्टोर में चला जाऊँ
ठीक है। तो वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ा सा एक अच्छी इनकम चाहिए, बस उनका और कोई पर्पस नहीं है इसमें। और भाई स्टूडेंट्स का ध्यान में रखें। स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि जो स्टडी वीज़ा पे कैंडिडेट जा रहे हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना कि जो ऑफर लेटर उनका आ रहा है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कॉल करें, ऑफर लेटर नंबर या ऑफर लेटर का जो बार कोड है वो चेक कराएं, उसके बाद पेमेंट करें। यूनिवर्सिटी पेमेंट्स में भी कई बार होता है, जैसे कनाडा वाला सिनेरियो हुआ कि 600 कैंडिडेट्स को भेज दिया, ऑफर लेटर बाद में पता चलता है नकली है। अब उन कैंडिडेट्स को कुछ नहीं आता पता उनको फ़ीस मिली है नहीं मिली है, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि उनको फ़ीस वापस करी गई है कि नहीं करी गई। ऐसा भी सिनेरियो। अब जो बंदे वहाँ से भेज दिए उनकी स्टडी ख़राब हुई, उनका समय ख़राब हुआ, उनका पैसा ख़राब हुआ, और अब जो उनको डिपोर्ट किया गया है या जो भी उनके ऊपर डिसीजन लिया गया है, वो कैंडिडेट्स अगर कल को किसी और जगह का इमिग्रेशन फाइल करेंगे तो वहाँ उनको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। वो एक इनजेनरिक चीज़ है, क्योंकि उनके पासपोर्ट पे या उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये चीज़ें आ गई होंगी अभी तक कि ये आगे चल के उनको दिक्कत देंगी। हाँ, ये एक सबसे बड़ा इशू है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना कि आप जो जो फैक्टर्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जो अमाउंट आपका है, चलो आपका टाइम वापस नहीं आ सकता, वो क्लियर है, लेकिन जो अमाउंट एटलीस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो किन कंडीशंस पे रिफंडेबल है, ठीक है। और अगर रिफंडेबल भी है तो कितने दिन में है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप चेक ले रहे हो क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करा सकते हो, ऑनलाइन नहीं, एम्बेसी में। जो कंसल्टेंट आपको ये दावा करे कि हाँ जी आप एम्बेसी में जाके वेरीफाई कराओ, आप उसके पास जाओ। जो आपकी पेमेंट्स मोड ऐसे रखे कि आपका मेजर अमाउंट आप आराम से दो, हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग आराम से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2-4 लाख से हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर लेकिन ये है कि अगर कैंडिडेट वहाँ जाकर अच्छा सेटल हो जाता है, वो उतने रेफरेंस दे देगा, जो कॉस्ट हमारी लगी है वो वहाँ रिकवर हो जाएगी, है ना। और कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि कंपनी हमें हमारा कमीशन भी देती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी, जैसे स्टडी वीज़ा में है कि यूनिवर्सिटी कंपनी को जो कंसल्टेंट है उसको कमीशन देती है। ऐसे ही वर्क के केसेस में भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कंपनी को, कंसल्टेंट को कमीशन देती हैं कि जी आपने हमें हमारा डिज़ायर्ड कैंडिडेट दिया, उसके लिए हम आपको ये कमीशन दे रहे हैं। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक रहता है। हाँ, बट ये है कि ये एक डिसेंट अमाउंट कंपनी आपको दे रही है, उसके बाद तो आपको आपका पैसा मिल ही रहा है ना कैंडिडेट से। और भाई जो जैसे टूरिस्ट जा रहे हैं, एज अ विजिट करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उनके साथ भी हो रहा है कोई स्कैम? उनके साथ स्कैम्स ऐसे नहीं होते। उनके साथ स्कैम्स क्या होते हैं, उनके साथ वहाँ चोरी गए, चकारी हो जाती है, चोरी चकारी हो गई, लूटपाट हो गई, या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि उनको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, वहाँ जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। या मेजरली क्या होता है, टूरिस्ट वीज़ा में यूजुअली जो फीस होती है 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। कनाडा की भी अगर जहाँ तक मैं बात करूँ 20-25 हज़ार में सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल में बिल्कुल दम नहीं है, पंजाब हरियाणा में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जिनकी प्रोफाइल में बिल्कुल दम नहीं है, किसान हैं या कभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही, कुछ नहीं रहा, उन केसेस का पंजाब में टूरिस्ट वीज़ा का 17-17, 18-18 लाख रुपए चार्ज किया जाता है टूरिस्ट वीज़ा का। जी, 20-25 हज़ार का काम, 20-25 हज़ार सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। भाई आप हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको इंटरव्यू देना आता है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, आप वहाँ 6 महीने सर्वाइव भी कर सकते हो, आपका वीज़ा आराम से मिल जाएगा आपको। जो कैंडिडेट ऐसा है जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आता, इंटरव्यूअर के सामने वो क्या बोलेगा, भाई इमिग्रेशन को आपको ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप अपने देश वापस आओगे। अब वहाँ तो सामने वाला इंडियन नहीं है, आपको अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी। अब अगर आप उनसे इस तरीके से बात कर लेते हो, आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका पैसा कुछ लगा ही नहीं। लेकिन जहाँ पे ये पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर 90% केसेस में इंटरव्यू होता ही नहीं है, वो सब कुछ अंदर खिला दिया होता है, इंटरव्यू नहीं होता, या वहाँ पे जाने के बाद कोई अथॉरिटीज़ आपसे पूछताछ नहीं करती, पर बंदा चला जाता है, बंदा चला जाता है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए 18 लाख दे रहे हैं, 18 लाख में तो 5-6 बार घूमा। ये जो शुभम भाई आप बता रहे थे ना कि विजिट पे जाके पासपोर्ट फाड़ दो, ये वही लोग हैं। जो विजिट पे पासपोर्ट फाड़ दिया और फिर वहीं रुक गए, इलीगल तरीके से वहीं रह रहे हैं। हाँ, अब वो कहीं पे भी कुछ भी काम करने लग जाएंगे। मान लो पंजाब के लोग हैं, खेती करने लग जाएंगे, ट्रक चलाने लग जाएंगे, फ्रूट तोड़ने लग जाएंगे, कुछ भी काम कर सकते हैं। फ्रूट तोड़ने का भी काम है? हाँ, फल तोड़ने का काम होता है, खेत में सब्जियां तोड़ने का काम होता है खेतों से, अच्छा खासा पैसा मिलता और है। अगर ये पकड़े जाए तो फिर पकड़े जाए तो जेल, जैसे डोंकी वाले पकड़े जाए तो उन्हें असाइलम वगैरह मिल जाता है। डोंकी वालों में भी मैं आपको बताता हूँ, डोंकी में क्या है, असाइलम आपको तब मिलता है जब आप पूरा सेटिस्फाई कर पाते हो जज को। लेकिन यहीं पे यूके में क्या होता है, यूएस में तो चलो आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, वकील हायर करना पड़ता है, आपको सब कुछ बताना पड़ता है। यूके में क्या सिस्टम है, अगर आप नहीं भी बोलोगे ना, जैसे अपनी अभी शाहरुख की मूवी आई थी डंकी, उसमें जो सिनेरियो था, जज खुद बोल रहा है कि आपको ये बात बोलनी है कि मुझे अपने देश में खतरा है तो मैं आपको असाइलम दे सकता हूँ। जज खुद ये बात बोल रहा है। वो कंट्री खुद चाहती है कि लोग आके असाइलम लें,
क्योंकि उनको उसमें अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। भाई मान लो एक कैंडिडेट है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए वो डिजर्व करता है, अब जो असाइलम वाला कैंडिडेट है जिसके पास कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है, वो उसको 20,000 भी देंगे वो तब भी करेगा काम, उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है ना जाने का। सही कह रहे हो। ये चक्कर है, इसलिए मेजरली ये स्कैम्स होते हैं। और भाई उधर भी हो रहे स्कैम जैसे यूएई की तरफ, और यूएई की तरफ स्कैम्स पहले बहुत होते थे कि कंपनी गई, मतलब कंपनी ने कैंडिडेट को बुलाया, ओरिजिनल पासपोर्ट रख लिया, 8 घंटे की जगह 14 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, या बुलाया पैकिंग के लिए और करवा रहे टॉयलेट साफ, ये वीडियोस आई थी ये ना? बहुत हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा गल्फ इस मामले में स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अब ये चीज़ें नहीं होती, बट पहले आज से 3-4 साल पहले तक ये गल्फ में बहुत हो रहा था। फेक अपना फेक परमिट्स आते थे। एक स्कैम मैं आपको अगर बताता हूँ, जो यूके ये अपना यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ है, अभी रिसेंटली ये स्कैम बंद किया। कैंडिडेट को बुलाया, एक अच्छी सैलरी उसको ऑफ़र करी, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना उसको ऑफ़र किया, ठीक है, अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं। कुछ पैसा नहीं लिया गया आपसे, सबसे बड़ा कैच है, कुछ पैसा नहीं आपसे, 1 रुपया आपसे नहीं लिया गया कैंडिडेट से। आपको गल्फ भेजा, आपका टिकट फ्री है, आपका फूड फ्री है, आपका अकोमोडेशन फ्री है, सब कुछ। इमिग्रेशन वाले दे रहे हैं, मतलब ये कंपनी दे रही है, वहाँ की कंपनी। हाँ ठीक है, कंपनी ने आपको सब कुछ दे दिया। अब आप वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो गई कंपनी में, आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाना है काम करने, बाकी 5 दिन आपका ऑफ है, और उस 5 दिन आप घूमो फिरो, उसका खर्चा भी कंपनी दे रही है आपको, ठीक है। ये जल्दी scam- twist बताओ, ये तो बेनिफिट है। आगे सुनो भाई ना। जल्दी ट्विस्ट बताओ, रहा नहीं जा रहा अब असली ट्विस्ट सुनो, इसमें क्या था, सब कुछ हो गया, कैंडिडेट मस्त लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको लग रहा है भाई बहुत सब कुछ ठीक है। अब क्या हो रहा है, यूएई में उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड ले लिया जा रहा है। अब यूएई के अंदर ऑन एन एवरेज एक कैंडिडेट 5 क्रेडिट कार्ड आराम से ले सकता था उस समय, और एक कार्ड की वैल्यू आज की मतलब यूजुअल जो मिलती है इन जेनिक कैंडिडेट को 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम है INR कि इतनी मिलती ही मिलती थी, ठीक है। 5 कार्ड निकाल लिए, 5 कैंडिडेट के मतलब 5 कार्ड हो गए अपना 25 लाख रुपए मिनिमम, ठीक है जी। अब उसके ऊपर 1,20,000 दिरहम का लोन वो भी आप ले सकते हो, ठीक है जी, वो भी ले लिया कंपनी ने उसके नाम पे। अब उस कैंडिडेट को कब जाना होता है, जब वो ऑफिस में जो 2 दिन जा रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए जा रहा है कि बैंक वाले आएंगे और वेरिफिकेशन लेंगे, बस, और कुछ नहीं। अब वो कैंडिडेट का जब कार्ड वार्ड मिल गया, उसको उन्होंने क्या करा कि जी, उसको बोला कि जी अब आप, हमारा काम पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हो, अब बस आप दोबारा यूएई में मत आना, ठीक है। आप ये लो 5-6 लाख रुपये आप पकड़ो, ठीक है, आप अपना कुछ भी बाहर काम करते रहो, बस यूएई में मत घुसना। ये स्कैम हो रहा है, और उनके नाम पे लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वहाँ पे घर खरीद रहे हैं, उसको रेंट पे चढ़ा रहे हैं। अभी भी हो रहा है ये अब रिसेंटली बंद हुआ है। भाई ये तो बहुत तगड़ा दिमाग लगाया भाई ये बहुत ज़बरदस्त स्कैम हो रहा था। इसको लेकर के मतलब मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट जो होते हैं वो, क्योंकि कोई पैसा लग ही नहीं रहा है, अगला बंदा क्यों दो बात सोचेगा भी क्यों, ना उसका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, ना उसका टाइम, 2-3 दिन में वीज़ा आ रहा है, उल्टा मिल रहा है, और वो भी ऐसा बेनिफिट मिल रहा है कि सामने वाला अपने आप लालच में आएगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। ये चीज़ें बहुत हो और रही वहाँ पे आप क्रिमिनल भी नहीं घोषित हुए, कुछ भी नहीं हुआ, क्रिमिनल बस तो आप दोबारा जाओगे तो पकड़े जाओगे। अब दोबारा गए तो वहाँ वो आपको धर लेंगे, 5-6 लाख रुपए लेके वापस और भेज। वहाँ अब ये जो लेबर लोग थे या जो बहुत गरीब परिवार के थे, उन लोगों ने, बहुत लोगों ने किया। राजस्थान से बहुत लोग गए वहाँ, राजस्थान के बहुत वापस यहाँ आकर कहते होंगे तो 5-6 लाख कमा कर आए हम, देखो हाँ। खाली हाथ नहीं है। और तो जो उनको सैलरी मिल रही है वो तो अलग ही है ना, वो तो उनको चलो लेट सपोज अगर इसमें 6 महीने का टाइम लगा, 7 महीने का टाइम लगा, तो उस 6-7 महीने उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी मिली, वो अलग, खाने पीने रहने का अलग मिला, घूमने का अलग मिला, उसके बाद 5-6 लाख। तो बंदा जो आ रहा है 6 महीने का, वो 12-15 लाख रुपए कमा के आ रहा है। अब जो बंदा ऐसा है जिसने सोच रखा है यार मैं तो अपनी ज़िंदगी यहीं बितानी है, वो बाहर क्या करने जाएगा दोबारा वो 12-15 लाख रुपए आ गया, यहाँ अपना आराम से कुछ भी सेटल कर सकता है वो। तो ये बहुत स्कैम्स हो रहे थे। ऑल राइट भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। हमको तो मज़ा आ गया आपके साथ बातें करके, एंड आई एम श्योर जो हमारी जनता बाहर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, या टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहती है, आप लोग को काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस पॉडकास्ट के बाद। और अगर आप भाई को रीच आउट करना चाहते हैं, भाई की कंपनी को रीच आउट करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। भाई का नंबर, भाई का इंस्टाग्राम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड डू चेक इट आउट। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कर देना भाई, सही लोगों तक पहुंचा देना। जो लोग इस स्कैम में ना फंसे और बच जाए, बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ उनको ये शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस ऑल्सो। बाय।